Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हम प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगों के बारे में आपको समझा रहे थे और हमने आपको जो है वो आपको प्रकाश का डेविसन जर्मन प्रयोग हमारा एक आखिरी टॉपिक रह गया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताया था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेविसन जर्मन प्रयोग। ये दो वैज्ञानिक थे बेटा, दो वैज्ञानिक हैं। डेविसन जर्मन का प्रयोग, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था डेविसन और एक का नाम था जर्मन। उनके द्वारा एक प्रयोग किया गया था, उसका नाम डेविसन जर्मन प्रयोग है। डेविसन जर्मन प्रयोग में ही इस बात को बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन का कण और तरंग दोनों प्रकार का व्यवहार होता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि डेविसन जर्मन का जो प्रयोग है इज एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ, यानी कि डेविसन जर्मन जो प्रयोग है वो डी ब्रॉगली के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन है। डेविसन जर्मन का प्रयोग डी ब्रॉगली के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन है ना, एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन है इसका। तो आइए समझाते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, मैं पहले लिख देता हूँ। सबसे पहला भाग है इसका इलेक्ट्रॉन गन, बंदूक, ठीक है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, इसमें फिलामेंट F होता है, फिलामेंट F टंगस्टन का बना हुआ होता है। इसको हम लो टेंशन से जोड़ते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को हम एनोड में से उच्च विभवांतर पर एनोड में से दो डायाफ्राम में से होकर गुजारते हैं। ये हाई टेंशन पर लगा हुआ होता है, ये हाई टेंशन पर लगा होता है। ये पूरा सेटअप आपका इलेक्ट्रॉन गन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारे पास टंगस्टन का फिलामेंट होता है जिसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, नेगेटिव से जोड़ देते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं फिलामेंट को तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है आपके, है ना, सिलिंड्रिकल एनोड यानी कि एक तरह का एनोड में से होकर जाते हैं जिसमें दो डायाफ्राम लगे होते हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन किरण पुंज बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज ऐसे समझिए बच्चों कि जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन पर ऋण का आवेश है और ये एनोड है, एनोड पर धन का आवेश है। खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को बहुत जोर से जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो बीच में बनता है डायाफ्राम्स बनते हैं, बीच में होल होते हैं इसमें, है ना। तो इन होल में से होकर जब जाएगा, इन होल में से होकर जब गुजरेगा तो एक बीम बन जाएगी, है ना, और बीम यानी कि एक तरह का पुंज बन जाएगा। तो आपने कुछ नहीं किया कि जो फिलामेंट से गर्म करके जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उन इलेक्ट्रॉनों को तीव्र गति से गतिमान कर दिया, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन किरण पुंज बन गया। ये पूरा जो सेटअप है ये कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा है बेटा Ni क्रिस्टल। Ni क्रिस्टल, निकेल क्रिस्टल। ये जो इलेक्ट्रॉन आपने बहुत तेजी से त्वरित किए हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को निकेल क्रिस्टल पर आपतित करते हैं। निकेल ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, ये भी एक बहुत दिमाग में प्रश्न आ रहा है। और सही बता रहा हूँ, निकेल के अलावा आप कोई और ले भी नहीं सकते, क्योंकि निकेल के जो क्रिस्टल के अणुओं के जो बीच की दूरी होती है वो लगभग 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। निकेल क्रिस्टल के अणुओं के बीच की जो दूरी है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। ये Ni क्रिस्टल है। क्या है आपका ये Ni क्रिस्टल, ठीक है। तो दूरी है 2.15 एंगस्ट्रॉम, जो कंपैरेटिवली ज्यादा है, काफी है। और इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य भी लगभग इसी के आसपास होती है। तो इसकी तो अणुओं के बीच की दूरी 2.15 एंगस्ट्रॉम है और इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य भी इसी के आसपास होती है। अगर इस कंडीशन में इसका विवर्तन हो जाता है, विवर्तन आपने अभी नहीं पढ़ा है,
चैप्टर नंबर 12 में ही विवर्तन की ये शर्त होती है कि अवरोध अथवा द्वारक। अब देखिए दो अणुओं के बीच की दूरी है तो वो द्वारक हो गया। विवर्तन की ये शर्त है कि अवरोध अथवा द्वारक की जो आकार है वो तरंगदैर्ध्य की कोटि का, यहां से विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण बन जाता है। कोई और हम नहीं ले सकते थे, मैंने आपको बोला ना, इसलिए नहीं ले सकते थे कि भाई हमारा ये Ni क्रिस्टल है, ठीक है, निकल क्रिस्टल है, हम कोई और इसलिए नहीं ले पा रहे थे कि अगर आप कोई और लेते, निकल क्रिस्टल के अलावा कोई और लेना चाहते तो उसके अणुओं के बीच की दूरी आपको इतनी नहीं मिलती। तो ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है। कौन सा पुंज है ये आपका? विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज ये है। अब जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज विवर्तित हुआ है उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम लगाते हैं आयनन पोस्ट। ये हमारा तीसरा हिस्सा होता है। तीसरा हिस्सा हमारा क्या है? आयनन कक्ष बोल देते हैं। आयनन कक्ष, आयनन कुछ नहीं, कक्ष कुछ नहीं, एक चैम्बर सा होता है जिसमें आपस में क्रिया ना करने वाली गैसें भरी होती है। अक्रिय गैस नहीं, आपस में क्रिया ना करने वाली गैस भरी हुई होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन किरण पुंज इस आयनन कक्ष में आती है तो उसमें भरी हुई गैसों का वो क्या कर देते हैं? आयनन कर देते हैं। और ये जो आपको आयनन कक्ष दिख रहा है ये आपका वृत्ताकार पैमाने पर चलायमान है। ये जो आपका आयनन कक्ष दिख रहा है ये आपका वृत्ताकार पैमाने पर, रोटेटेबल स्केल आपका जो होगा उस वृत्ताकार पैमाने पर ये आपका आयनन कक्ष जो है वो चलायमान। वृत्ताकार पैमाना कौन सा होता है? अरे चांदा। तो वो वृत्ताकार पैमाना जो है वो ये देखता है कि कितने कोण से ये विवर्तन होके आ रहा है। साथ ही इस आयनन कोष्ठ के साथ जुड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रोमीटर। और ये ग्राउंड को उसका कनेक्ट कर दिया। ये है आपका इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर वगैरह ये एक तरह का बहुत अल्प मान का गैल्वेनोमीटर होता है जो सिर्फ आपको ये बताता है कि इसमें भाई कितनी विद्युत धारा बह रही है। तो ये एक तरह से आपका सेटअप है। तीनों चीजों को आप एक बार दोबारा समझिएगा। देखिए सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन। पहले तो मैं आपको बता दूं, डेविसन जर्मर का जो प्रयोग है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का कण तथा तरंग दोनों प्रकार का व्यवहार होता है। डेविसन जर्मर प्रयोग, ये प्रयोग ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कण की तरह भी और तरंग की तरह भी दोनों तरह से व्यवहार दिखाता है। अब इसके तीन भाग। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में एक फिलामेंट होता है। क्या होता है? एक फिलामेंट होता है जिसे लो टेंशन यानी कि निम्न विभव से, जिसको हम तरंग वोल्टता भी बोलते हैं, उससे जोड़ दिया जाता है। अब फिलामेंट गर्म होता है तो तापायनिक उत्सर्जन से इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों को उच्च वोल्टता के एनोड से होकर गुजारा जाता है। ये आपका एनोड है जो हाई वोल्टेज पे, तो उसको उच्च वोल्टता के एनोड से होकर गुजारा जा रहा है। यहाँ दो डायाफ्राम्स लगे होते हैं। जब इसमें से होकर ये गुजरता है तो ये उच्च वोल्टता का है, ये ऋण विभव है, ये धन विभव है। तो ऋण विभव है और ये धन विभव पर है तो ये खींचता है धन विभव को। तो धन विभव जब इसको खींचता है तो ये एक पतली किरण पुंज बन जाता है ना, बीच में से छेद होगा और तेजी से उसमें से होकर गुजर जाता है। तो ये पूरा सेटअप तो इलेक्ट्रॉन का है भाई। ये ऋण विभव पर है, ये धन विभव पर है। तो धन विभव तो ऋण विभव को आकर्षित, धनावेश तो आकर्षित करेगा, ऋणावेश को आकर्षित करता है। बीच में दो छेद होने की वजह से ये इसमें से भी होकर गुजर जाते हैं तो बन जाती है आपकी इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। दूसरा जो हिस्सा है वो है Ni क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल के दो अणुओं के बीच की दूरी 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है निकल क्रिस्टल के दो अणुओं के बीच की दूरी। तो जैसे ही ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, मतलब ये किरण पुंज जो है वो निकल क्रिस्टल पे गिरता है तो उनके अणुओं के बीच की दूरी 2.15 एंगस्ट्रॉम है। तो उसका विवर्तन हो जाता है, यानी कि डिफ्रैक्शन हो जाता है, अलग हो जाता है। विवर्तन की एक शर्त है
कि तरंगदैर्ध्य का आकार अवरोधक अथवा द्वारक के आकार के बराबर हो। तो अवरोध तरंगदैर्ध्य इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य भी इतनी ही होती है लगभग, और निकल क्रिस्टल के अणुओं के बीच की दूरी इतनी होगी। तो ये एक आइडियल कंडीशन बन गई और निकल क्रिस्टल का वहां से क्या हो गया, विवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये भी एक बात आप समझ लीजिएगा, विवर्तन हो जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किरण विवर्तित हो जाता है। अब बात आती है विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को संयोजित करने की। तो इसको संयोजित करने के लिए हमारे पास, मतलब डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक आयनन कक्ष होता है। आयनन कक्ष क्या है? आयनन कक्ष में आपस में क्रिया ना करने वाली गैसें भरी होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है तो गैसों का ये आयनन कर देता है। आयनन कर देता है तो आयनन के फलस्वरूप इलेक्ट्रोमीटर में धारा रहती है जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इस तरह का इसका सेटअप है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, मतलब याद तो आपको लर्न करना पड़ेगा। एक बार फिर भी आप इस डायग्राम को देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। आइए, ये हम साफ कर रहे हैं डायग्राम, है ना? जब डायग्राम में कोई रोल नहीं है। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये सारा एपेरेटस जो है वो निर्वातित कक्ष में होता है, वैक्यूम चैम्बर, यानी इसमें कहीं से एयर भी नहीं चाहिए। अगर हवा आ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी सिस्टम। हाँ, अब क्या करना है सर? ऐसा है कि आपको ना ये प्रैक्टिकल दोहराना है। कैसे? ये जो लो टेंशन लगाई थी ना आपका त्वरण होता है, ये प्रैक्टिकल 44 वोल्ट पर तो प्रारंभ होता है, 44 वोल्ट पर, और 64 वोल्ट पर खत्म हो जाता है। यानी आपको पहली बार इलेक्ट्रोमीटर में धारा जब दिखाई देगी जब आपकी वोल्टता 44 होगी, लो टेंशन, और लास्ट बार तब तक देखती रहेगी तब तक उसकी वोल्टता कितनी हो जाएगी? 64 के बाद नहीं दिखाई देगी। तो हमने क्या किया है, ग्राफ बनाया है ना, किताब में से देख के बताता हूँ मैं आपको क्या ग्राफ बनाया है। देखिए, हमने क्या है, यहाँ पर 3 ग्राफ बनाए हैं। ये ग्राफ है बेटा आपतित पुंज की दिशा और वोल्टता के बीच में। ठीक है, ये 4 ग्राफ बनाए, 3 ग्राफ बनाए, इस तरह के ग्राफ बनते हैं, है ना? और ये जो निकल के आता है ना, इस तरह से इसका स्लोप निकालते हैं। ये विवर्तन कोण है, ये 44 वोल्ट से प्रारंभ होता है और 64 वोल्ट पर खत्म हो जाता है। तो दूसरा ग्राफ भी हालांकि ऐसा ही है, लगभग थोड़ा थोड़ा फर्क है बस। ये 54 वोल्ट के लिए इस समय थीटा की वैल्यू 50 डिग्री है, कोण जो आता है वो 50 डिग्री। फिर आगे ये 64 वोल्ट के लिए, 64 वोल्ट के लिए, 64 वोल्ट में ये थोड़ा और फ्लैट हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपकी लो टेंशन यानी त्वरक वोल्टता का मान 54 वोल्ट हो तो उस समय विवर्तन कोण का मान प्राप्त होता है 50 डिग्री, और उस समय इलेक्ट्रोमीटर में सबसे ज्यादा धारा बहती है। समझे मेरी बात को आप? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए बच्चों कि जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म जो किया जाता है वो 44 वोल्ट से 64 वोल्ट के बीच में किया जाता है। जब आपकी वोल्टेज 54 वोल्ट होती है तो उस समय इलेक्ट्रोमीटर में सबसे ज्यादा धारा बहती है और उस समय विवर्तन कोण का मान 50 डिग्री होता है। तो डी ब्रॉगली के अनुसार आपने पढ़ा है, डी ब्रॉगली के अनुसार लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर बी एंगस्ट्रॉम, ये सूत्र था। और बी हम आपको बता रहे हैं कितना, 54 वोल्ट, 54 वोल्ट।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर हमको प्राप्त होता है, मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटा, आप लिख करके लिख लीजिएगा, ये आ रहा है 1.67 एंगस्ट्रॉम। ये कण प्रकृति के अनुसार है, डी ब्रोगली के हिसाब से कण माना गया है, तभी आंसर आया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या तरंग से भी ये आंसर आता है, तो उसको भी देखते हैं, है ना। पहले एक बार इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम तरंग रूप आपको बताते हैं इसका। देखिए ग्राफ है इसमें एक छोटा सा, वैसे वो विवर्तन की कंडीशन भी है, ये ग्राफ भी देखो बना हुआ है, कोई सेंस वाली बात है नहीं, बना दिया उसने वैसे। देखिए ये वैसे मैंने आपको ग्राफ बना दिया है, वैसे आपको ये सही मायने में तो चैप्टर नंबर 12 के समझ में आएगा। ब्रेक समीकरण होता है बेटा, ब्रेक समीकरण अगर विवर्तन होता है तो विवर्तन की कंडीशन है कि d sin थीटा बराबर होता है n लैम्डा, ये ब्रेक समीकरण होता है, ये विवर्तन की कंडीशन है, ये 12वें चैप्टर में समझ में आएगा। d sin थीटा बराबर क्या होता है n लैम्डा, ये तरंग रूप से, और डी ब्रोगली का जो बताया था आपको कण रूप से था, तो तरंग रूप से d sin थीटा बराबर n लैम्डा, d आप जानते हैं कितना है, d बराबर आपका बताया गया था 2.15 एंगस्ट्रॉम, और थीटा बराबर हमने आपको बताया था 50 डिग्री, तो 2.15 गुणा sin 50 डिग्री, और n बराबर 1 ले लेंगे लैम्डा। sin 50 का मान तो बेटा आप याद ही रखो, sin 50 का मान होता है 0.766 बराबर लैम्डा, और ये निकलेगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। यानी तरंग रूप से भी अध्ययन करके देख लिया और कण रूप से भी अध्ययन करके देख लिया, और दोनों बार हमको जो आंसर प्राप्त हुआ है वो लगभग समान प्राप्त हुआ है। पहली बार मिला था 1.67, अब मिला 1.65 एंगस्ट्रॉम, तो ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कण तथा तरंग दोनों ही प्रकार का व्यवहार होता है। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो डेविसन-जर्मर का प्रयोग है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये आप करेंगे हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, आसान सा टॉपिक है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। आज तक तो पेपर में कभी आया भी नहीं है, क्योंकि 4 नंबर का टॉपिक है, चैप्टर ही है। अब क्या क्या नहीं है 4 नंबर में आपके लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। देखिए सोडियम के लिए कार्यफलन, सोडियम के लिए कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो
जो सोडियम से प्रकाशित इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। हाँ सर, कार्य बलन दिया है आपसे और आपसे तरंग दैर्ध्य पूछा है ना। तो कार्य बलन आप जानते हैं, कार्य बलन जो होता है उससे आपसे तरंग दैर्ध्य पूछी जा रही है। आइए देखते हैं तो कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन है। कार्य बलन यही फाई नॉट दिया है, फाई नॉट बराबर दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप जानते हैं फाई नॉट बराबर क्या होता है, h न्यू नॉट। न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा और न्यू नॉट बराबर हो जाएगा c नॉट अपॉन लैम्डा। ये जो न्यू नॉट है ना, ये दहली आवृत्ति है और लैम्डा नॉट दहली तरंगदैर्ध्य। आप मान करते हैं फाई नॉट बराबर फाई नॉट बराबर hc अपॉन लैम्डा नॉट, hc अपॉन फाई नॉट। मैं कई बार बता चुका हूं कि कैलकुलेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होती, उसे जूल में बदलना पड़ता है। और आपको एक नई चीज बताता हूं कि hc अपॉन e, ये मैं पहले बताया था एक बार, 12400 होता है इलेक्ट्रॉन, उस वाले चैप्टर में बताया था। hc अपॉन e को हल करिएगा 12400 आंसर आएगा। अब तो काम हो गया भाई, hc और ये 2.3 है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश e है, तो बराबर क्या आया 12400। अब 12400 में 2.3 का भाग लगा दीजिए, आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो मैं करके देखता हूं उसका आंसर प्राप्त। 12400 में भाग लगाया 2.3 का, तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा दोस्तों। तो ये आ रहा है 5391 एंगस्ट्रॉम या फिर 539 नैनोमीटर। ये है सर, ये आंसर आपको प्राप्त होगा सोडियम के लिए कार्य बलता प्रकाश के अधिकतम तरंगदैर्ध्य। सारा पूछे क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये चैप्टर हमारी तरफ से तो बेटा एक तरह से खत्म ही हो गया, 2-4 न्यूमेरिकल रह गए हैं, बस उसको हम करा देंगे, ठीक है। और अब हम आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि कल के लेक्चर में आपको नया चैप्टर पढ़ने को मिले। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।